हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंस क्लासेस में। तो कैसे आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास आज हम आपको लेकर आए हैं क्लास 12th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। तो आज हम इस चैप्टर का पूरा वन साइड रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर का। तो आपका चैप्टर क्या नाम है? प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए धारा। तो देखो, आपने धारा पढ़ चुका, विद्युत धारा चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है क्या धारा क्या होती है। आपने धारा पढ़ ली। अब देखिए, धारा के दो प्रकार होते हैं। धारा क्या होता है आपका? एकांत समय में प्रवाहित होने वाले आवेशों की मात्रा को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। अब देखिए, जो धारा होता है वो दो प्रकार का। कितने प्रकार होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? तो देखिए, आपका जो धारा के प्रकार, तो हम क्या दिखने वाले हैं? धारा के प्रकार। देखिए, धारा के प्रकार में दो प्रकार। कितने प्रकार है? दो प्रकार। कौन कौन से? देखिए, एक आपका है डिस्ट धारा। डिस्ट धारा जिसे बोलते हैं डायरेक्ट करंट। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट करंट। दूसरा आपका होता है प्रत्यावर्ती धारा। जिसे बोला था अल्टरनेटिव करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव करंट। देखिए, इस डिश धारा को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है डीसी और इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में एसी। तो यानी आपकी जो धारा होती है दो प्रकार की होती है, एक होता है डिश धारा, एक होता है प्रत्यावर्ती धारा। डिश धारा में आपको बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी और प्रत्यावर्ती धारा को बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट एसी। अब ये होती क्या? देखिए, एकदम सिंपल है। ऐसे समझो आप कि डीसी क्या होता है और एसी क्या होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डीसी। देखो, डीसी क्या होता है? ऐसी धारा जिसका मान और परिमाण समय के साथ स्थिर या नियत होता है। क्या होता है? स्थिर होता है, नियत होता है, उसे बोलते हैं डिश करंट। और आपका अल्टरनेटिव करंट क्या होता है या प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है? ऐसे करंट या ऐसी धारा जिसका मान और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, वो आपका प्रत्यावर्ती। यानी ध्यान समझो, इसकी परिभाषा आप जो बोले हम वही लिखोगे। देखो, यहाँ पर आपको शॉर्ट फॉर्म लिख देना है। देखिए, इसका दिशा और परिमाण, परिमाण में होता है मान, दोनों क्या होते हैं आपके? दोनों समय के साथ क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। स्थिर समय के साथ क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है? देखिए, इसका मान तथा दिशा दोनों आपका क्या होते हैं? समय के साथ आवर्त रूप से। अब देखिए, आवर्त क्यों लगा है यहाँ पर? आवर्त रूप से परिवर्तित होते। अब इसको देखिए, समझिए। देखिए, इसका दिशा और परिमाण क्या होता है? समय के साथ स्थिर है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर आपसे पूछें कि ये कहाँ से पैदा होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है? आप नॉर्मली जो सेल द्वारा, किसके द्वारा? देखिए, सेल और बैटरी द्वारा प्राप्त होता है। यानी सेल और बैटरी जो धारा निकलती है, कौन सी धारा होती है? डिश धारा। और ये आपका क्या होता है? यह आपका निकलता है यह डायनमो से, या फिर जो हम अपने घरेलू उपयोग में करते हैं, जो हमारे यहाँ घर में आती है बिजली, वो आपका होगा डायनमो से जनरेटर आदि से। देखिए, ये आपके क्या होते हैं? डायनमो या जनरेटर से निकलते हैं, जबकि ये किससे निकलते हैं? आपके बैटरी या सेल से। अब देखिए, यहाँ पर लिखा क्या है, इसको तो आपको समझना है। देखो, पहले इसका ग्राफ देखो। देखिए, ये आपका है समय, ये क्या है? समय। और ये आपका है धारा। क्या है? धारा। तो एक्चुअल में जो दिश धारा होती है, देखिए, ये अगर इसका मान यहाँ पर है, मान लीजिए यहाँ पर है, तो समय के साथ क्या होती है? नियत। यानी देखिए, समय बढ़ रहा है लेकिन इसका मान नहीं बदल रहा, नहीं थोड़ा नहीं कम रहा, तो समय के साथ निश्चित होता है और दिशा भी क्या होती है? निश्चित होती है। ये किसके लिए हो गया? दिश धारा। समझ आया? अब होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा एकदम सिंपल,
देखो इसमें कहा गया इसका मान तथा दिशा दोनों समय के साथ आवर्त रूप से, देखो इसमें एक शब्द बोल दिया आवर्त रूप से, परिवर्तित होता है। देखो परिवर्तित होते हैं लेकिन आवर्त रूप से। अब आवर्त रूप मतलब होता है एक निश्चित समय के बाद या निश्चित अंतराल के बाद या फिर अपने मान को दोहराता है। देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनता है, अगर इसका आप ग्राफ देखोगे, देखो इसका ग्राफ क्या होता है, ये आपका है समय का ग्राफ, समय टी का ग्राफ है, और ये आपका है धारा, धारा आई का। देखो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ कि यह समय के साथ, इसके देखो पहले क्या जीरो था, जीरो से बढ़ा, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर घटा, फिर जीरो हो गया, फिर माइनस मैक्सिमम हुआ, फिर बढ़ा, इस प्रकार से। यानी समय के साथ क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसकी दिशा और परिमाण दोनों बदलता है। और ध्यान से देखिए कहा है आवर्त रूप से। आवर्त रूप में देखिए एक बार यहाँ से गया, यहाँ से एक चक्कर पूरा हुआ, देखिए फिर उसी रूप में आ गया जहां पहले था, तो वहीं आ गया ही नहीं। यानी आवर्त का मतलब होता है अपने आप को फिर से दोहराने लगता है। तो इस प्रकार की धारा को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। समझ में आपको, तो ये आपका क्या था, धारा के प्रकार। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा समझ लिया। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न कैसे होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का उत्पन्न कैसे होती है, क्या देखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल की उत्पत्ति। देखिए कि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल की कैसे उत्पत्ति होती है। तो देखिए इस चैप्टर के पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। अगर आपने अभी तक उस चैप्टर को नहीं देखा है तो उस चैप्टर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहां से चैप्टर को आप देख लीजिए। तो देखो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, क्या पढ़े थे हमने, कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, देखिए आपका मान लीजिए एक चुंबकीय क्षेत्र, ये क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसकी दिशा कहाँ है, इस तरफ, यानी आपका चुंबकीय क्षेत्र है। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में ए क्षेत्रफल की एक कुंडली, क्या, ए क्षेत्रफल की एक कुंडली, देखिए क्या होगी कुंडली, इसका क्षेत्रफल सदिश है ए क्षेत्रफल की कुंडली को क्या होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है, कितने कोण पर स्थित है, थीटा कोण, यानी ये आपका कुंडली चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। जब इसे घुमाया जाता है, देखिए इसे क्या होता है, जब इसे घुमाया जाता है किससे, ओमेगा कोणीय वेग से। यानी जब एक चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर स्थित कोई कुंडली है, इसे ओमेगा कोणीय वेग से जब घुमाया जाता है, देखिए इसके फ्लक्स में परिवर्तन, किसमें, इसके फ्लक्स में परिवर्तन आता है। अब फ्लक्स में परिवर्तन आता है जिसके कारण इस कुंडली में क्या होती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल। तो उस विद्युत वाहक बल का मान क्या था, तो आपने देखा था कि इसमें जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है यानी ई इसको कहा जाता है, तो ई बराबर आपने पढ़ा था होता है माइनस एन डी फाई अपान डी टी। आपने क्या पढ़ा था, विद्युत वाहक बल क्या होता है, ई बराबर होता है माइनस एन डी फाई अपान डी टी, ये आपने पढ़ा था। और देखिए यहाँ माइनस चिन्ह क्या होता है कि यहाँ जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो इस फ्लक्स के परिवर्तन का विरोध करता है लेंज के नियम से। ये सब चीजें हमने पिछले चैप्टर में देख लिया है, अगर आपने उसे नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, फिर आपको एक ही चीज समझ में आएगी। अब देखिए यहाँ से हमने इसको पढ़ा था। अब यहाँ से अगर आप फाई देखो, फाई क्या है, विद्युत फ्लक्स, और फ्लक्स मान आपको पता है क्या होता है, देखो आपको पता है कि फ्लक्स जो होता है वो होता है बी डॉट ए, या इसका समीकरण कर देते हैं, जाता है बी ए कास थीटा, क्या होता है, कास थीटा। अब ध्यान देखो यहाँ पर क्या होते हैं, ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जा रहा है। अच्छा मान लो कि टी समय के लिए घुमाएगा, कितने समय के लिए घुमाएगा, टी समय के लिए। जब इसमें टी समय के लिए घुमाया गया तो इसमें जो थीटा में परिवर्तन आया, कोण में परिवर्तन आया, तो देखो आपको पता है जो कोण होता है वो क्या होता है, कोण को बोलते हैं थीटा। तो देखिए थीटा बराबर होता है ओमेगा इंटू टी। क्यों, क्योंकि देखो ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, अब टी क्या है, समय। अब आपको पता है कोणीय वेग क्या होता है, देखो आपका कोणीय वेग बराबर क्या होता है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन अपान समय।
तो देखो कोणीय वेग को ओमेगा से साथ में, ओमेगा क्या होता है विस्थापन थीटा अपॉन टी, यहाँ से अगर थीटा मान निकालो क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। तो अब देखो आप थीटा का सम के लिए सकते हो ओमेगा इंटू टी, तो आपका यहाँ फाइव मान क्या हो जाएगा, फाइव मान हो जाएगा बी ए cos ओमेगा इंटू टी। ओमेगा इंटू टू कहाँ से समझ आया, क्योंकि देखो ओमेगा कोणीय वेग से घूम रहा है टी समय के लिए घुमाएगा, कितने समय के लिए टी समय के लिए, तो उसमें जो कोण विस्थापन होगा क्या होगा ओमेगा इंटू टी। अब यहाँ से अगर हम इसमें मान रख दें, किसका मान रख देखिए डी फाइव मान, देखिए डी ये किसका मान है डी फाइव मान, इसको उठाकर यहाँ रख देंगे तो क्या होगा, देखो ये आपका आएगा ई बराबर माइनस एन, अच्छा यहाँ देखो आपका सॉरी एन नहीं लिखे, देखिए क्या होगा माइनस एन, अब देखिए डी फाइव पान डी टी सब डेल्टा, देखो डी फाइव अपान क्या है डी टी, तो इसके स्थान अगर हम यहाँ रखें तो इसको लिखना है डी फाइव अपान डी टी, देखो इसका क्या फाइव के स्थान पे इस फाइव मान रख देंगे क्या हो जाएगा माइनस एन डी अपान डी टी, और यहाँ क्या हो जाएगा बी ए cos ओमेगा टी। अब देखो यहाँ पर क्या डी टी के सापेक्ष इसमें क्या होगा ओमेगा टी बदल रहा है, यानी इसका कर देंगे अवकलन, क्या कर देंगे अवकलन, अगर इसका अवकलन करेंगे देखो क्या होगा ई बराबर का माइनस एन, अब देखो बी ए आपको क्या है स्थिरांक का मान बदलने का आपका क्या हो जाएगा काम हो जाएगा बी ए। अब देखो cos का अगर आप अवकलन करोगे किसके साथ डी टी से, तो cos का अवकलन करोगे क्या आता है माइनस साइन, क्या आता है माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ ही देखो यहाँ पर t के बगल में क्या है ओमेगा, इसलिए अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है t के सापेक्ष, जब t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है तो यानी t के साइड में ओमेगा है तो इसका भी अवकलन हो जाएगा, तो आ जाएगा इनटू ओमेगा, क्या आ जाएगा इनटू ओमेगा। समझ आपको, देखो सिंपल है कुछ नहीं किया, इसका अवकलन किया, अवकलन करेंगे तो b और एक आपका कांस्टेंट है, इसका मान नहीं बदलेगा तो इसको क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया। अब cos ओमेगा t का समाकलन करेंगे तो आपको पता है cos क्या होता है, तो अवकलन करेंगे तो cos क्या होता है साइन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका साइन लेकिन माइनस होगा, क्या होता है माइनस साइन, क्या हो गया माइनस साइन ओमेगा टी, और साथ ही देखो टी के बगल में क्या ओमेगा, तो इसका अवकलन होगा तो हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लिखो, देखो यहाँ भी माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा प्लस, तो ई बराबर क्या आ जाएगा एन बी ए और ओमेगा साइन ओमेगा टी, तो ये आपका मान हो गया किसका विद्युत वाहक बल ई का मान, किसका मान हो गया विद्युत वाहक बल ई, यानी जब एक चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली को घुमाया तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल ई का मान क्या होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। समझ आ गया। अब इसके आगे थोड़ा सा देखिए क्या होता है, देखिए जो साइन ओमेगा है साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान, तो देखो अधिकतम मान मतलब ओमेगा टी आपका क्या है ओमेगा टी आपका है थीटा, तो आपको पता है कि साइन कितने मान सबसे अधिक होता है, तो आपको पता है जब थीटा मान अगर 90 कर कितना कर दें 90, तो साइन 90 मान सबसे अधिकतम होता है, इसका मतलब इसका अधिकतम मान क्या होगा साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान जो होगा इसका मैक्सिमम मान कितना होगा होगा आपका एक, कितना होगा एक, तो ये बताओ साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान एक होगा, तो यहाँ पर इसका मान अगर रख दें तो क्या आ जाएगा ई मैक्सिमम आ जाएगा, तो ई मैक्सिमम क्यों लिख रहे हैं क्योंकि देखिए साइन ओमेगा मैक्सिमम मान होगा तो ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम, तो ई मैक्सिमम का क्या आएगा एन बी ए ओमेगा, अब साइन ओमेगा मान कितना होगा ए, तो आपका ई मैक्सिमम जो आया वो कितना आया एन बी ए इंटू ओमेगा। देखिए ई मैक्सिमम को लिखा जाता है ई नॉट से, किससे लिखा जाता है ई नॉट से, ई मैक्सिमम मतलब अधिकतम मान, देखो ई मैक्सिमम मान का ई नॉट ई बराबर हो जाएगा एन बी ए इंटू ओमेगा, किसका मान हो गया ई मैक्सिमम, तो याद रखो आप ई मैक्सिमम को लिखा जाता है किससे ई नॉट से, किससे लिखा जाता है ई नॉट से, यानी इस विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होगा एन बी ए इंटू ओमेगा। समझ आ गया। अगर अब देखो इन सभी के साथ आप ई नॉट लिख सकते हो नहीं, अगर इन सभी के साथ अगर ई नॉट लिख दोगे तो देखो आपका इस समीकरण से क्या आएगा, इस समीकरण से आपका ई का मान आएगा ई बराबर आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्या आएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही आपका है विद्युत वाहक बल का एक समीकरण, प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत वाहक बल का समीकरण। अब कैसे उत्पन्न हुआ आप ये भी देख लिए कि इसको कुंडली जब घुमाते हैं क्या होता है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है, और वहां प्रत्यावर्ती अच्छा धारा नहीं उत्पन्न होगा, अभी अब क्या उत्पन्न हुआ विद्युत वाहक बल। अब देखो विद्युत वाहक बल से आप धारा निकाल सकते हो नहीं, बिल्कुल निकाल सकते हो, देखो क्या करना है आपको, अच्छा विद्युत वाहक बल है इसमें अगर आप कोई तार आप कोई तार जोड़ दो, अब इस तार पर जो आर तो आई बराबर क्या होता है, देखो अब हम लिख दे रहे हैं आपके लिए
प्रत्यावर्ती धारा। ये बताओ आई बराबर क्या होता है? तो आपको पता है आई बराबर होता है ई अपान आर। क्या होता है? ई अपान आर। तो यहाँ से अगर आप लिखो क्या आई बराबर ई के मान लिख दो यहाँ से उठा के, तो क्या हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी अपान आर। अगर ई नॉट अपान आर बराबर हो, अब मान लो आई नॉट, क्या मान लो आई नॉट, तो क्या हो जाएगा आई बराबर हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा। यानी देखिए प्रत्यावर्ती धारा साइन के रूप में परिवर्तित होती है। साइन रूप में क्या होती है? परिवर्तित, जिसका ग्राफ आप पहले देख चुके हैं। तो ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती धारा, ये हो गया प्रत्यावर्ती विद्युत दाब बल। अगर विद्युत दाब बल है तो इसको वोल्टता भी कहते हैं। देखो अगर वोल्टता का सूत्र लिखोगे तो इसको लिख सकते हैं ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। क्या लिख सकते हैं? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका हो गया प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती का वोल्टेज, और ये आपका हो गया ये आपका सिंपल था कि इसका प्रत्यावर्ती धारा की उत्पत्ति और उसका मान। तो देखो सभी आपका साइन के अनुसार बदल रहे हैं, साइन के आकाश के अनुसार बदलते हैं। क्यों? क्योंकि इनका मान जो होता है वो लगातार बदलता रहता है और एक दिशा भी बदलती रहती है और ये आवर्त रूप से बदलते हैं, इसलिए इनका इस तरीके से होता है। तो यहाँ चलिए इसको नोट कर लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ लिया, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को अब आगे पढ़ने के लिए आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। तो प्रत्यावर्ती को समझने के लिए उससे कुछ मूल शब्द है उनको हम समझने। तो देखो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ पढ़ने वाले हैं यानी प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित कुछ परिभाषा या आप बोल सकते हो पद, कि प्रत्यावर्ती धारा से कुछ संबंधित पद है जिनको आपको समझना है। तो देखो इसको समझने के लिए सबसे पहले इसका ग्राफ हम देख लो थोड़ा सा। अब देखो आपका ये क्या है, ये है आपका समय, ये क्या है समय, और ये आपका है प्रत्यावर्ती धारा। ये क्या है? प्रत्यावर्ती, देखिए धारा यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्या आपको आगे समझ में आएगी क्या है धारा का ग्राफ। अब देखो इसमें क्या क्या, तो सबसे पहले एकदम पहली बात की देखो यहाँ जो प्रत्यावर्ती धारा ये एक निश्चित चक्कर लगाने में क्या होती है, एक चक्कर लगाती है। यानी देखो ऐसे ऐसे चल रही है, इसमें क्या होता है ये आवर्त रूप से क्या होता है एक चक्कर पूरा करता है। देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आकर फिर यहाँ पहुंच गया। देखो यानी यहाँ पहुंचते ही इसका एक चक्कर पूरा हो, क्या हो गया? एक चक्कर पूरा। तो याद रखो इसका सबसे पहला आपका आता है, पहला बिंदु आता है क्या? आवर्तकाल। आवर्तकाल। अब आवर्तकाल क्या होता है? देखो आवर्तकाल को लिखते हैं कैपिटल टी से। किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। यानी अब ध्यान समझो, इस प्रत्यावर्ती धारा को एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया जो समय होता है वही क्या होता है? इसका आवर्त काल। तो आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, एक चक्कर पूरा करने में लगा जो समय होता है वही क्या होता है? आवर्त काल। फिर इसका दूसरा पद क्या है? देखिए इसका दूसरा पद आपका है आवृत्ति। दूसरा पद क्या है? आवृत्ति। तो आवृत्ति क्या होती है? देखिए आवृत्ति लिखते हैं यप से। किससे लिखते हैं? यप से। तो जो आपका आवृत्ति है ये क्या होता है? तो देखो यहाँ आपका क्या है? चक्कर लगा रहा है। तो यहाँ एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है, एक सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है उसी बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। तो यहाँ पर आपका आवृत्ति क्या हो जाएगा? एक सेकेंड में चक्करों की संख्या, एक सेकेंड में जो चक्करों की संख्या होती है उसे बोलते हैं आवृत्ति। अब देखिए यह आवृत्ति जो होती है आवर्तकाल का विपरीत है, यह उल्टा होती है। आवर्तकाल क्या होता है? उल्टा होती है। यानी आप यहाँ लिख सकते हैं f बराबर 1/t। क्या लिख सकते हैं? f बराबर 1/t। और देखिए 1/t के इसका मात्रा क्या होगा? सेकेंड इनवर्स, या इसी को बोलते हैं हर्ट्ज। या जेड से प्रस्तुत करते हैं, बोलते क्या है? हर्ट्ज। क्या बोलते हैं? हर्ट्ज।
तो आवृत्ति मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है, और उसका सूत्र क्या होता है, ये बराबर होता है 1/T। समझ आया? ये था आपका दूसरा पद। फिर आपका तीसरा पद देखिए क्या आता है। तीसरा पद आपका आता है कोणीय आवृत्ति। क्या आता है, कोणीय आवृत्ति। देखिए कोणीय आवृत्ति क्या होती है कि यहाँ देखिए जब चल रहा है तो इस पे क्या हो रहा है, हर क्षण इसका कोण बदल रहा है। क्या हो रहा है, कोण बदल रहा है। इसको कोण बदल रहा है और कुछ ना कुछ वेग से चल रहा है, इसलिए इसको क्या होता है, कोणीय आवृत्ति होता है, जिसको प्रस्तुत करते हैं किससे, ओमेगा से। किससे प्रस्तुत करते हैं, ओमेगा से। देखिए इसको प्रस्तुत करते हैं ओमेगा से, और ओमेगा का मान क्या होता है, तो आप याद रखो ओमेगा बराबर होता है 2 पाई। क्या होता है, 2 पाई। समझ आ गया? तो आपने आवर्तकाल देखा, आवृत्ति देखा, कोणीय आवृत्ति देखा। इसी प्रकार एक होता है कलांतर। क्या होता है, चौथा आपका है कलांतर। कलांतर देखिए दर्शाते हैं फाई से। किससे दर्शाते हैं, फाई से। अब कलांतर मतलब होता है, देखिए इसका नाम से स्पष्ट हो जाएगा आपका। देखो आप क्या है, कलांतर। कलांतर मतलब कला में अंतर। अब कला में अंतर मतलब होता है कोण में अंतर। किसमें, कोण में अंतर। अब यहाँ कोण में अंतर क्या आएगा, तो देखो आपने प्रत्यय धारा में दो चीजें पढ़ा। क्या, एक पढ़ा धारा, और दूसरा आप जानते हैं कि और चीज होती है इसमें, वो आपका क्या होता है, देखिए यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए ये क्या है, ये आपका है वोल्टेज। क्या है, वोल्टेज। अब देखिए वोल्टेज है और ये क्या है, धारा। तो इन दोनों में कुछ कला में अंतर होता है। कला में अंतर मतलब देखिए क्या, ये जब 0 से स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट हुआ 90 से। कहाँ से स्टार्ट हुआ, 90। अब देखिए ये पहुंच गया जब 90 अंश पे, कहाँ पहुंच गया, 90 मैक्सिमम पहुंच गया, तो ये फिर कहाँ पहुंच गया, 0। यानी इनके कला में अंतर है। क्या, इनके कला में अंतर है। इन दोनों के बीच कोण में जो अंतर, कोण में क्या है, अंतर वही होता है आपका कला। कोण में जो आपका अंतर होता है, किसमें, कोण में जो अंतर है उसे बोलते हैं कलांतर। क्या बोलते हैं, कलांतर। ऐसे कैसे करते हैं, किससे, फाई से। तो अब यही आप लिखो, कोण में जो अंतर है वो क्या होता है, कलांतर। किसके किसके बीच, वोल्टेज और धारा के बीच जो कोण में अंतर होता है उसे बोलते हैं कलांतर। समझ आ गया? आपका 4 पद हो गए। कितने हो गए, 4। एक और इसमें आता है आपका 5वां पद है, अंतिम पद, जिससे बोला जाता है, देखो क्या बोला जाता है, बोला जाता है आयाम, या इसी बोलते हैं शिखर मान। शिखर मान, जिससे आपने अभी या आई नाट से या भी नाट से प्रस्तुत किया था। किससे प्रस्तुत किया था, आई नाट से या भी नाट से। कला देखो आयाम, आयाम क्या होता है, सिंपल है। ये देखो ये जो चल रहा है, इनमें जो ये पथ है, इस पथ का देखिए आपका क्या है, मैक्सिमम मान। ये क्या है, मैक्सिमम। ये जो मैक्सिमम मान है इसी बोलते हैं आयाम या शिखर। क्या बोलते हैं, शिखर। या तो बोलते हैं आयाम या तो बोलते हैं शिखर मान। तो इसको किस वजह से करते हैं, आई नाट से या भी नाट से। तो यह देखो क्या होता है, यह आपका, यह धारा या वोल्टेज का अधिकतम मान होता है। अधिकतम अधिकतम मान होता है। समझ आ गया आपको? यहाँ धारा था वोल्टेज की क्या होती है, अधिकतम मान होता है। एकदम सिंपल है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके आगे हम क्या देखने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान तथा इसका वर्ग माध्य मूल्य। अब ये क्या होते हैं इसको आप देखेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं, प्रत्यावर्ती धारा का औसत। तो देखो प्रत्यावर्ती धारा से थोड़ा सा आप ग्राफ देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा है। ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ। अब ध्यान समझो, आप इसका हमको क्या निकालना है, औसत मान। तो औसत मान आप दो पर निकालो। देखो पहला, अगर आप किसके लिए निकाल रहे हो,
देखिए एक पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान होता है, इसका औसत मान शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। अब आप बताओ कैसे शून्य होता है, थोड़ा सा सोचो समझ जाओगे। देखो कह रहा है कि एक पूर्ण चक्र के लिए इसका औसत मान क्या होता है? शून्य। औसत मान देखो कैसे निकालो। अच्छा तो ये एक चक्र पूर्ण कब होगा? जब ये यहाँ से चला है, एक चक्कर यहाँ से देखिए आधा चक्र हुआ, फिर यहाँ से यहाँ घूम गया तो पूर्ण चक्र। तो इस पूर्ण चक्र में देखो ये आपका किसमें था? प्लस में, और ये किसमें था? माइनस में। अब ये देखो प्लस था, अभी क्या था? माइनस। अगर इनका औसत करोगे तो बताओ प्लस माइनस क्या होंगे? इनका मान बराबर होता है, आपको पता है कि इनका मान बराबर है। अब ये माइनस में है उतना ही प्लस में, इनका औसत निकालो क्या होगा? शून्य आएगा ही नहीं। इसलिए इसका पूर्ण एक चक्कर में जो पूर्ण मान होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। अब दूसरा आपका क्या आता है? देखिए अगर हमको निकालना हो किसमें? एक अर्ध चक्र में। किसमें? अर्ध चक्र का औसत मान। ठीक है, अर्ध चक्र का औसत मान होता है। तो अर्ध चक्र का औसत मान क्या होता है? आई देखिए देखिए आई ए भी, ए भी मतलब होता है एवरेज। एवरेज होगा आपका 1/, देखिए टी हाफ। टी हाफ मतलब अर्ध चक्र के लिए। और यहाँ पर समाकलन होता है आई डी टी, और देखिए 0 से t/2 तक। क्यों? क्योंकि देखो आपको पता है कि 0 से कहाँ होगा? 0 से देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका t/4 होता है, फिर यहाँ से t/2 होता है, फिर यहाँ से आपका 3 t/2 अगर यहाँ पहुंच जाता है क्या हो जाता है t। क्योंकि आपको पता है पूर्ण चक्र क्या होता है? आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है? t। तो इसका क्या है? ये आधा भाग, तो आधा t/2, इसलिए यहाँ 0 से कहाँ तक? t/2 तक, i इंटू डी टी। तो अब यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका? आई एवरेज बराबर 1/t/2 और समाकलन 0 से t/2 तक। अब देखो आई माइनस दो, अब क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अब इसका आप अगर समाकलन हल करोगे तो देखो आपका आई का मान क्या आएगा? ये आपका आई का मान आएगा आई एवरेज बराबर 2i0/पाई। क्या आएगा? 2i0/पाई। अब इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा आपका? आई एवरेज बराबर, इसको सॉल्व करेंगे आपका आएगा 0.637 आई ना। ये आपका किसका मान हो गया? ये हो गया आपका आई एवरेज धारा का औसत मान। इसी प्रकार अगर आप भी का मान निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा? भी एवरेज बराबर आपका क्या होगा? 2v0/पाई। इसका मान हो जाएगा 0.637 आई। ये आपका हो गया किसका? आई एवरेज का मान। समझ में आ गया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं किसकी ओर? अब हम बढ़ेंगे धारा के वर्ग माध्य मूल मान की ओर। ये आपका कौन सा मान था? औसत मान। अब हम क्या पढ़ेंगे? तो हमने देख लिया क्या? प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। अब इसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है इसका, ये प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो हम क्या देखने वाले हैं? देखिए अब हम देखने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। देखिए कौन सा मान देखने वाले हैं? वर्ग माध्य मूल मान। देखिए इसको क्या कहते हैं एक्चुअली आपका, इसको इंग्लिश में देखिए क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, देखिए ये आपका है वर्ग माध्य मूल मान। तो देखो इसका होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। एसी मतलब क्या हो गया आपका? अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए क्या? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। अब देखिए एसी आपका क्या? प्रत्यावर्ती। तो अब रूट मीन स्क्वायर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है आरएमएस। क्या कहा जाता है? देखिए इसको कहा जाता है आरएमएस मान। आरएमएस मान आपका क्या होता है? रूट मीन स्क्वायर यानी वर्ग माध्य मूल मान। तो इसी मान को हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सिंपल है, आपको पता है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होता है? तो आप पढ़ चुके हो प्रत्यावर्ती धारा। देखिए अगर आई है तो इसका समीकरण होता है आई नॉट साइन ओमेगा। क्या होता है? अगर होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब आपको अगर निकालना है क्या? देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? इसमें देखिए तीन चीजें। सबसे पहले इसका करेंगे वर्ग। क्या करेंगे? वर्ग। वर्ग करने में फिर क्या निकालेंगे? माध्य। माध्य मतलब औसत।
फिर इसका क्या कर देंगे, वर्ग, क्या कर देंगे, वर्ग। तो देखिए सबसे पहले हम वर्ग करके उसका मान निकालते हैं, क्या करते हैं, वर्ग करके मान निकालते हैं। तो देखिए आई का स्क्वायर, इसका माध्य, औसत मतलब इसको बाहर लगा देते हैं, ये होगा माध्यम। तो इसका सूत्र क्या होता है, देखिए 1/t, फिर यहाँ पर आपका क्या होगा, आई स्क्वायर डी टी, और ये कहाँ से होगा आपका, देखिए 0 से t, यानी t आपका क्या है, समय है, आवर, मतलब ये समय कितना है, 0 से t तक। तो ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है जिसका वर्ग का औसत मान निकालने का। देखिए वर्ग का औसत मान निकाला, यानी वर्ग करके क्या करते हैं, औसत। तो इसमें आप अगर इसका मान रखेंगे, देखिए क्या होगा, इसको सोल्व कर देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट स्क्वायर, ये बराबर क्या होगा, 1/t, समाप्त। देखो ये कहाँ से, 0 से t। अब आई का मान यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा आपका, देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या आएगा, आई स्क्वायर का बार बराबर ये क्या होगा, 1/t, समापन 0 से t तक। अब देखो क्या होगा, इसका जब स्क्वायर करोगे आपका आ जाएगा आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। अब देखो यहाँ से आपको एक चीज पता होगी, क्या, कि देखो यहाँ देखो इधर, देखो आपको पता है जो cos 2 थीटा होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या होता है cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है, देखिए cos 2 सूत्र 1 - 2 साइन स्क्वायर इंटू थीटा। अब इससे अगर आप इसका साइन स्क्वायर मान निकालोगे क्या होगा, देखो 1 को जब परेशान कर दो क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा -1 बराबर -2 साइन, देखो 2 है ना यहाँ पर 2 है, क्या हो जाएगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर देखिए -2 को जब परेशान करेंगे तो एक्चुअल में आपका साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आपका रहेगा cos 2 थीटा -1/-2। देखिए ये माइनस और 2 को हम क्या करेंगे, परेशान कर देंगे, तो परेशान कर देंगे बटन आ जाएगा। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। अब ध्यान समझिए आप, ये आपको इतना चीज पता होना चाहिए, फिर भी आपको हम बता दिए, इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। देखिए ये आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि होता क्या, cos 2 थीटा होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप किसका मान निकालेंगे, sin स्क्वायर थीटा मान निकालेंगे, देखिए 1 को परेशान कर देंगे, प्लस करके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, क्या होगा cos 2 थीटा -1 बराबर हो गया -2 sin स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम क्या है कि -2 को परेशान कर देंगे, देखिए इंटू मतलब चलाएगा बटे में, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos 2 थीटा -1 अपन 2 -2, और माइनस ऊपर कर देते हैं तो माइनस के अंदर पूरा हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा माइनस, और माइनस ये है माइनस माइनस पूरा हो जाएगा प्लस, तो प्लस को पहले लिख दिया, क्या होगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2, इसका स्क्वायर हो गया sin स्क्वायर थीटा का मान। तो देखिए इसी सूत्र से यहाँ पर अगर हम sin स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे तो क्या आएगा, तब देखिए यहाँ पर आपका आएगा आई स्क्वायर औसत बराबर देखिए 1/t, समाकलन कहाँ से 0 से t तक। अब देखिए यहाँ पर आपका होगा आई नॉट का स्क्वायर, और इस साइन ओमेगा टी के साथ आप इसको रखो, क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2, देखिए यहाँ ओमेगा टी लिख रहे हैं, क्यों, यहाँ पे देखो थीटा है, लेकिन यहाँ थीटा का स्थान क्या आपका ओमेगा टी, तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा टी अपान 2 इंटू डी। अब देखिए इसका क्या कर देना, समाकलन कर देना, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। देखिए यहाँ पे आई नॉट आपका क्या होगा, कॉमन हो जाएगा, तो आपका आएगा क्या, आई का स्क्वायर औसत बराबर होगा, देखिए आई नॉट का कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, आई नॉट का स्क्वायर अपान टी, समाकलन 0 से t तक। अब देखिए अगर dt के संपूर्ण करेंगे क्या हो जाएगा, dt माइनस cos 2 ओमेगा t इंटू dt अपान 2, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पर 2 था, बटे में 2 था ना, 2 को भी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 2t, तो यहाँ पर 2 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 को भी ले लेना कॉमन ले। अब इसका समाकलन कर देंगे, देखिए इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ से आपका हो गया आई स्क्वायर का बराबर आई नॉट का स्क्वायर अपान 2 कैपिटल टी, समाकलन 0 से t। देखो इसका dt का समाकलन करोगे तो आपका आएगा t, क्या आएगा t माइनस माइनस। अब देखो आपको पता है cos ओमेगा t,
यानी cos का समाकलन करोगे क्या आएगा, sin 2 ओमेगा t। देखो cos का समाकलन करके क्या हो गया sin, और यहाँ पर 2 ओमेगा t, ध्यान रखिएगा 2 ओमेगा t। अब साथ ही देखो ओमेगा t के बगल क्या है ओमेगा, और जब इसका समाकलन होगा तो इसके बटे आपका हो जाएगा क्या, ओमेगा। क्या हो जाएगा, ओमेगा। अब देखिए जब इसका समाकलन कर दिया यहाँ इसमें हम लिमिट लगा देंगे, क्या लगा देंगे, लिमिट लगाएंगे, समाकलन चिन्ह होगा यहाँ पर लिमिट लग जाएगा आपका, कहाँ से, t से 0, यानी 0 से t। तो यहाँ पर आपका ये लिमिट था ना 0 से t तक, तो जब समाकलन कर दिया तो लिमिट लगा दिया। अब अगर लिमिट का मान रखोगे क्या होगा, देखो आपका आई स्क्वायर औसत गुणांक क्या आएगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब ध्यान से यहाँ पर आपको कुछ t लिखा है ना, तो देखो एक चीज और आप जानते हो, क्या जानते हो, तो आपको हम बताए थे कोणीय आवृत्ति ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, पीछे भी बताया था। अब एफ बराबर क्या होता है थे, देखो आपको बताया थे एफ बराबर होता है 1 अपॉन टी। तो यहाँ से अगर रखोगे ओमेगा का मान क्या होगा, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, एफ का मान क्या है 1 अपॉन टी, ये हो जाएगा। तो तक टी का मान निकालो क्या है, आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, क्या आएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी के साथ आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू टी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू टी। तो देखो यहाँ पर आपका टी है, तो इस टी के साथ हम क्या लिख रहे हैं, इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा। इसी प्रकार टी माइनस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। अब 0 से देखिए यहाँ टी के साथ क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 पाई अपॉन ओमेगा। देखो कुछ नहीं किया, तो कैपिटल टी था उसके सामने क्या करते 2 पाई अपॉन ओमेगा मान रखते। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको सॉल्व करोगे क्या होगा, आपको आई का स्क्वायर बराबर आपको हो जाएगा, देखो ओमेगा बटे में ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आई नॉट का स्क्वायर इंटू ओमेगा अपॉन 2 गुणे दोनों में क्या हो जाएगा 4 पाई। अब ध्यान दें यहाँ सब लिमिट रख दो, तो इस टी के साथ इसका मान रखो, क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, अच्छा तो टी के साथ 0 रखोगे तो घटेगा क्या, कोई मतलब नहीं। देखो इसके साथ पहले इसको रखे हैं तो आपका 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस, अब इसमें तो टी 0 करो क्या होगा, कोई मतलब नहीं, इसलिए नहीं रखें। अब यहाँ पे देखो माइनस, अब इसके साथ रखते हैं अपर लिमिट, तो क्या हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू टी के साथ आप इसको रखोगे क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन ओमेगा। अब माइनस देखिए अगर आप इसके साथ और टी के साथ 0 रखते हैं पूरा 0 हो जाएगा, 0 भी नहीं लिख रहे हैं, बस आपको इतना। अब ध्यान दो, देखो दोनों में अपर लिमिट रखे हैं, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, 0 को घटाने में कोई मतलब नहीं है, जिसमें नहीं लिखे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या होगा, ये देखो आपका ओमेगा से ओमेगा क्या हो गया कट गया, और 2 दूना कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। तो देखो अब क्या आएगा आपका आई स्क्वायर बराबर आई नॉट की स्क्वायर ओमेगा अपान 4 पाई, यहाँ पर 2 पाई अपान ओमेगा। अब ध्यान से देखो यहाँ पर एक चीज, देखो 2 दूना कितना हो गया 4। अब ये आपको हो क्या जाएगा, ये आपको हो जाएगा साइन 4 पाई। अब देखो साइन 4 पाई, तो साइन देखो पाई मान कितना होता है 180, पाई मान कितना होता है 180। अब 180 अंश मान आपको पता है कि साइन 180 अंश का मान होता है कितना। अब इसमें आप पाई में कितने पूर्ण संख्या से गुणा करो उसका मान 0 ही आएगा, उसका मान क्या आएगा 0 आएगा। इसका मतलब इस पूरे का मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान आपका हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, यानी इस पूरे का मान क्या होगा 0। अब बताओ अगर इसमें से 0 घटा दो कुछ बचेगा नहीं, तो आपका सिर्फ इतना ही बचा, सिर्फ इतना ही। समझ में आपको कि यहाँ पर जो साइन मान था वो क्या हो गया 0, तो इसको आप सॉल्व कर दो, देखो क्या आ जाएगा आई स्क्वायर बराबर यहाँ पर आपका आएगा, अच्छा देखो ये ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, इसको है 2 कट जाएगा, तो क्या बचा आपका, बचा यहाँ पर बस नीचे आई स्क्वायर क्या आएगा आई नॉट के स्क्वायर अपान 2, ये बचा। तो देखिए ये आपका किसका है, ये आपका आया है वर्ग माध्य, ये कौन सा मान है वर्ग माध्य। लेकिन आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आरएमएस मान, यानी इसका क्या करें वर्गमूल भी निकाल, देखो आप वर्ग निकाले तो मान निकाल, वर्गमूल नहीं निकाल, इसका क्या कर दो वर्ग। तो अगर आप इसका वर्गमूल कर दोगे तो देखो क्या होगा, यानी आई का स्क्वायर है, अब इसका अगर आप वर्गमूल कर दोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो आई आर एम एस। तो आई आर एम एस देखो आई स्क्वायर का जो औसत मान है वो कितना है, अगर इसको वर्गमूल कर तो क्या हो जाएगा, ये भी वर्गमूल हो जाएगा आपका आई नॉट का स्क्वायर अपान 2। तो देखो आई नॉट है, इसका स्क्वायर तो वर्गमूल निकालोगे क्या हो जाएगा आपका, बचेगा आई नॉट
अपान, अब 2 को वर्गमूल निकालेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। यानी आपका आई आर एम एस मान कितना है, देखो आपका आई आर एम एस मान कितना आया है, आई आर एम एस मान आया है आई नॉट अपान अंडर रूट 2। क्या है, आई नॉट अपान अंडर रूट 2, ये आपका हो गया आर एम एस मान। अगर इसको आप सॉल्व कर देंगे तो देखिए आपका ये आता है 0.707 आई नॉट, यही आपका क्या है आर एम एस मान। किसका आर एम एस मान है, धारा, यानी प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है, आई नॉट अपान अंडर रूट 2, या इसको 0.707 आई नॉट, ये किसका मान है आपका धारा का। इसी प्रकार अगर आप किसका मान निकालो, विभव का, तो आपको पता है विभव मान क्या होगा, देखो अगर आप विभव मान निकालो तो क्या होगा, वी आर एम एस बराबर आपका होगा वी नॉट अपान अंडर रूट 2, या इसको लिख सकते हो आप 0.707 वी नॉट। ये आपका किसका मान हो गया, ये हो गया आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आरएमएस। किसका मान हो गया, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का आरएमएस मान। ये आपका पूरा था वर्ग माध्य मूल मान। किसका था वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। तो आपने नोट कर लिया इसको, तो देखिए यहाँ आप क्या पढ़े, वर्ग माध्य मूल मान। तो प्रत्यावर्ती धारा में हमने आज इसका बेसिक जितने भी चीजें थी सब पढ़े। प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, प्रत्यावर्ती धारा की कैसे होता है, इसका ग्राफ कैसे बनता है, कैसे बदलता है, इसका मान क्या क्या आता है, इन सभी चीजों को हमने पढ़ लिया। अब देखो इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है, लास्ट 2 टॉपिक बचे। पहला जिसका नाम है परिपथ में विभिन्न प्रकार के परिपथ, आई मीन कि एक परिपथ में विभिन्न प्रकार के जब होते हैं, जो आपका प्रतिरोध होता है, संधारित्र होता है और प्रेरक, तो इनका जो संयोजन होता है वो क्या होता है। तो परिपथ में विभिन्न प्रकार का संयोजन, ये और दूसरा ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे क्या आपको नोटिफिकेशन की वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो इसका अगला वीडियो हम जल्द ही लाएंगे और आप कमेंट में जरूर लिखिए कि वीडियो कब तक आ जाना चाहिए। तो पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।